जी पापा, वैसे जीजी ने कुछ बताया कि हुआ क्या है? फ़िलहाल नहीं, बस इतना ही बताया, वहाँ जाकर इस सूरत-हाल का पता चलेगा। जी पहुँचते ही फ़ोन कर दीजिएगा। वो दोनों बात करते हुए बाहर की तरफ निकल गई। ज़या भी अब वापस मुड़कर कमरे की जानिब जा रही थी कि उसकी नज़र किचन से बाहर आती हुई ज़ारा पर पड़ी। रुको ज़रा, वो वहीं रुक गई। ज़या उसके करीब आकर खड़ी हो गई। जी मम्मी कहिए। ज़ारा ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? ज़या ने शकी लहजे में पूछा। वो मैं पानी लेने आई थी। ज़ारा नज़रें चुराती हुई अपने रूम की तरफ चल दी। हाँ मम्मा, आप मेरी शादी की तैयारियां कर लीजिए, वो उसकी गोद में लेटते हुए बोला। तुम सच कह रहे हो अली? इस्मा की आंखों में चमक आ गई। बहुत जल्द आपको अपनी बहू से मिलवाऊंगा। तो तुमने लड़की पसंद कर ली? जी बिल्कुल। मिलवाओगे? क्या मतलब? नाम बताओ भाई, मैं खुद पहचान जाऊंगी। वो उसके बालों के ऊपर हाथ फेरते हुए बोली। अच्छा, खुद पहचान जाएंगी? जैसे आपकी बड़ी वकफियत है पहले से। वो हंसते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? वो हमारे ख़ानदान में से नहीं है। अब ये ज़रूरी तो नहीं, तो फिर किस ख़ानदान से है? क्या नाम है? वो सारी रात अली के पास बैठी रोए जा रही थी और उसकी कही हुई बातें याद करती जा रही थी। फजर का वक्त अली को मुश्किल से होश आया था। दर्द की शिद्दत से जोया वो ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था। भाभी सब ठीक तो है ना? अली बेटा क्या हुआ है? किसने की है तुम्हारी ये हालत? तैयब भी इस वक्त पहुंचा था। पता नहीं भाई साहब, उसके दोस्तों को ये जख्मी हालत में सड़क पर मिला था। ना जाने कौन जालिम लोगों ने मेरे बेटे की ये हालत की है। खुदा उसे कभी होश ना रखे। इस्मा ने रोते हुए कहा। आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई? तैयब ने अली के जख्म की तरफ देखते हुए पूछा। निशा डरी समी अपने बेड पर लेटी हुई थी। उसने सारी हकीकत निम्रा को बता दी थी। वह दोनों पूरी रात नहीं सोई थी। निम्रा भी पूरी रात निशा के पास ही थी। निशा, आप सुबह होते ही तुम आंटी से बात कर लेना। इतने दिन तुमसे बात नहीं हुई, इसलिए वह तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। मैंने तुम्हारी अगवा होने की खबर उनसे छुपाए रखी थी। निम्रा ने उसके माथे पे हाथ रखते हुए बोला। तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? वो उठकर निम्रा की तरफ देखते हुए पूछ बैठी। अभी नहीं, ठीक से सुबह सुबह हो जाए फिर बात कर लेना। अभी वो सो रही होंगी। और आप कुछ देर आराम कर लो। निम्रा ने लाइट्स ऑफ कर दी। निम्रा की आंख लगी ही थी कि अचानक डोर बैल बजने लगी। कौन है? पुलिस। दरवाज़ा खुला। बाहर से आवाज़ आई, आप लोग इस वक्त यहाँ? निम्रा ने दरवाज़ा खोलते हुए खुमार भरे लहजे में पूछा। हम उस लड़की को अरेस्ट करने आए हैं। कहाँ है वो? देखो मैडम, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, वो मुजरिम है। पुलिस निशा की जानिब बढ़ रही थी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जानबूझकर नहीं किया वो सब। निशा चीख कर बोल रही थी। निशा निशा, होश करो। निब्रा ने उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा। तभी उसकी आंख खुली और महसूस हुआ कि वो सब ख्वाब था। पानी पियो निम्रा। निम्रा ने गिलास आगे देते हुए कहा। निम्रा, मुझे डर लग रहा है। उसने एक घूंट पिया और गिलास वापस देते हुए बोली। डरने की कोई बात नहीं है, रिलैक्स हो जाओ। तुमने ख्वाब देखा था बस। अब उठो, फ्रेश हो जाओ, सुबह हो गई है। निम्रा ने बाहर की जानिब जाते हुए बोला। वो फ्रेश होकर वहीं रूम में बैठ गई थी, लेकिन वो मंजर अब बार बार उसके जहन में आ रही थी। वो अली का अगवा कर ले जाना, निकाह की मिन्नतें करना, वो गोली का चलना, वो खून। चलो नाश्ता कर लो। निम्रा रूम में दाखिल होते हुए बोली। निम्रा, मुझे मम्मा से बात करनी है। उसने निम्रा का हाथ पकड़ते हुए बोला। हाँ तो कर लेना बात, लेकिन पहले नाश्ता कर लो। निम्रा ने टोस्ट आगे करते हुए कहा। मुझे नहीं करना नाश्ता, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे अभी मम्मा से बात करनी है। अब निशा रोने लग गई थी। इतने में निम्रा का फ़ोन बजा। ये लो आंटी की कॉल है, रिसीव करो। निम्रा ने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। हेलो निम्रा, निशा से बात करवाओ, मेरी बहुत हो चुका, अब हद होती है लापरवाही की। बिजायदा ने गुस्से भरे लहजे में कहा। मामा, मैं निशा बात कर रही हूँ। निशा बेटा, ये सब क्या है? अपनी मम्मा से नाराज़ हो गया? मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो तुम? हो क्या है तुम्हें? मामा, आई एम सॉरी, उसने रोते हुए कहा। तुम रो क्यों रही हो? ज़्यादा ने परेशान होते हुए पूछा। आप प्लीज़ यहाँ आ जाए मामा। हाँ बेटा, लेकिन तुम ठीक तो हो? आखिर बात क्या है? मैंने आपसे कहा ना, आप अभी इसी वक्त यहाँ पहुँचे, मैं ठीक नहीं हूँ। वो आगे कुछ बोल ही ना पाई और वो दोनों अपने हाथ चेहरे पर रखते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हेलो आंटी, दरअसल इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए आपको मिस कर रही है, आप ज़्यादा फिक्र ना करें। निम्रा ने इसे संभालते हुए कहा। जी नहीं, मुझे कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी, वो बस एक हादसा था जो मेरी अपनी गलती थी। उसका बयान लेने पुलिस आ गई थी, मगर अली ने उसे एक हादसा बोलकर पुलिस को वापस भेज दिया। गोली उसके बाजू पर लगी थी, जिसकी वजह से वो हाथ हिलाने से कासिर था। अली भाई, आप ठीक हैं ना? सना ने सूप का चम्मच अली की तरफ करते हुए कहा। हाँ पागल, तुम्हारे सामने तो हूँ, उसने सूप पीते हुए कहा। सना मुसलसल रोई जा रही थी। बस बेटा, आप ज़्यादा नहीं रोते, अल्लाह का शुक्र है अली की तबीयत अब खतरे से बाहर है। तैयब ने सना के सर पे हाथ रखते हुए कहा। हाँ तो अली, आप बताओ ये हादसा कैसे हुआ? तैयब अब अली से मुखातिब था। वो चाचू, मैं पिस्तौल को सेट कर रहा था और पता नहीं कब और कैसे गोली चल गई। तुम कब से पिस्तौल के साथ खेलने लग गए हो? वो बस कभी कभार अपनी हिफाजत के लिए। उसने बड़ी आसानी से झूठ बोल दिया, हालांकि वो कभी
झूठ नहीं बोलता था, लेकिन सच बोलकर वो उस लड़के को किसी मुसीबत में डालना नहीं चाहता था। आखिरकार मोहब्बत थी वो उसकी। शाम का वक्त था और वो बाहर बैठी थी बगीचे में। निशा की उदासी अब भी कायम थी। निशा, कम ऑन यार, अब किस बात की टेंशन है तुम्हें? तुम सही सलामत अपने घर को पहुंच गई हो, अब ये उदासी छोड़ो। थोड़ा अपने चेहरे को फ्रेश रखो। आंटी वहाँ से निकल चुकी हैं, किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है। तुम अपना खुलिया ठीक रखो और ये परेशानी छोड़ो। निम्रा ने उसके पास बैठते हुए बोला, पता नहीं उसका क्या हुआ होगा, अगर वो मर गया तो। निशा ने एकदम निम्रा की तरफ देखते हुए खदशा जाहिर किया। वैसे उसे गोली लगी कहाँ थी? पता नहीं, मैंने नहीं देखा। क्या उसने चीख मारी थी? कोई और भी था वहाँ जिसने तुम्हें देखा हो? नहीं, मेरे ख्याल से वहाँ कोई नहीं था। तो अब तुम फिक्र करना ना करो। वैसे भी तुमने ये सब जानबूझकर नहीं किया, वो एक हादसा था, भूल जाओ आप। निम्रा ने उसे तसल्ली देते हुए उसके कंधे पे हाथ रखा। लेकिन यह हादसा मैं कभी भूल नहीं सकती। उसने गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे तो अब भी हैरत हो रही है, वो लड़का ऐसे भी कर सकता है? दिखने से तो बहुत शरीफ लगता था, फिर ऐसी हरकत उसने कैसे की? निम्रा ने ताज्जुब भरे लहजे में कहा। 4 दिन गुजर चुके थे, अब अली की तबीयत पहले से बेहतर थी। डॉक्टर ने घर जाने की इजाज़त दे दी थी। वो घर को आ गया था। बाज़ार तो सबको वो सेहतयाबी की तरफ चलता नज़र आ रहा था, लेकिन ये सिर्फ वही जानता था कि वो कितनी अजियत से गुजर रहा था। ना जाने उस रात निशा के साथ क्या हुआ होगा। वो घर तक तो पहुंच गई होगी ना। तूफानी रात में अकेली लड़की ने कैसे अपने घर तक का सफ़र किया होगा। मेरे खुदा, वो ठीक तो होगी ना? उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं होगा? हर पल उसे उसकी फ़िक्र खाए जा रही थी। कभी निशा की सलामती की दुआ करता तो कभी मन ही मन में अपने नसीब पर तरस आता, अपनी नाकाम मोहब्बत का। तुम्हें भले ही मुझसे मोहब्बत ना थी निशा, लेकिन इंसानियत के नाते ही सही एक बार मुड़ कर तो देखती। मदद ना करती बेशक, मगर इतना तो रुक कर देखती मैं जिंदा हूँ या नहीं। पिस्टल से आने हॉस्पिटल से आने के बाद वो जैसे खामोश सा हो गया था और मन ही मन में निशा से मुखातिब होता रहता था। तैयब अब भी इस्लामाबाद में था। उसने हवेली फ़ोन करके अली की सेहतयाबी के बारे में बता दिया था। अम्मी को ये बोल दिया गया था तैयब अली के पास बिजनेस के सिलसिले में गया हुआ है। और सुनाए तैयब भाई, घर पे सब कैसे हैं? आजकल क्या हो रहा है? बच्चों की क्या पोजीशन है? उसने तैयब को चाय का कप देते हुए पूछा। सब खैरियत है। उमैर ने अब मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन कर लिया है और सुमेरा भी पढ़ रहा है, समीर अभी पढ़ रहा है। और अम्मी वो कैसी हैं? उन्हें तो आप जानती ही हैं, गए दिनों को याद करती रहती है और तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही माजी को याद करने लगी हैं और रो पड़ती हैं। मैं क्या करूँ? इस उदासी को किस तरह ख़त्म करूँ? कैसे खुशी लाकर उन्हें उनके सामने रख दूँ जो माजी में उनसे खो गई हैं। तैयब का लहजा अब मायूस कुन था। मैं समझ सकती हूँ भाई, बस हम अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह किसी को अपने प्यारों का दुख ना दे, खासकर औलाद का दुख बहुत सख्त होता है। इस्मा की आंखों में इस वक्त नमी आ गई थी। वो स्टडी रूम में बैठी कुछ पढ़ रही थी, तभी उमैर ने झट से उसकी किताब छीन ली। उमैर, ये क्या हरकत है? लाओ मेरी बुक। उसने बुक छीनते हुए बोला। बोल रहा हूँ चलो कहीं बाहर चलते हैं। जी नहीं, मेरे इम्तिहान चल रहे हैं, मुझे पढ़ना है, एमए कर रही हूँ। हाँ, पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे जानते नहीं हो। वैसे घरेलू टोटके पढ़ा करो। अब क्यों? क्या फ़ायदा कोर्स पढ़ने का? वैसे भी कुछ ही दिनों में शादी हो जाएगी तुम्हारी। खाना बनाना सीखो, घर का काम काज सीखो, घर बार बच्चे संभालने की ट्रेनिंग लो। बेटा शोहर को किस तरह खुश रखता है ये तरीके विके पढ़ो। ये इंग्लिश की किताबें छोड़ो। वो नॉन स्टॉप बोलते जा रहा था। अच्छा, तो तुम्हें बीवी नहीं, घर चलाने की मशीन चाहिए? वैसे अगर मैं ये सब ना सीखूं तो? ज़ारा ने बुक बंद कर ली और उसे घूरते हुए बोली, तो कोई बात नहीं, तुम बस मुझे प्यार से बोल देना, सारे काम काज मैं खुद कर लूँगा। उमैर ने उसके हाथ पे अपना हाथ रखते मुस्कुराते हुए बोला और वो भी मुस्कुरा दी। जायदा 2-3 दिन रुकने के बाद वापस जा रही थी और निशा भी उसके साथ कराची जाने की तैयारी में लगी थी। नीरज ने जायदा को अपने साथ हुए वाक़ये के बारे में नहीं बताया था। बस इतना बोल दिया था कि यहाँ आप दिल नहीं लगता, अपनी मम्मा के बगैर नहीं रहना चाहती, तो तुम सच में जा रही हो? निम्रा ने दरवाजे पे खड़े हुए उससे पूछा। हाँ, वहाँ वैसे भी अब यहाँ रहने का क्या फ़ायदा? उसे आसमान से बैठते हुए बोला। और तुम्हारी पढ़ाई बहुत हो चुकी पढ़ाई। उसने किताबें एक तरफ रखते हुए कहा। शाम का वक्त था। इस्मा और तैयब लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे और खुशगवार मूड में बातें कर रहे थे। अली भी उनके साथ बैठा था, लेकिन वो किसी बात में हिस्सा नहीं ले रहा था। तभी तैयब का फ़ोन बजा। उसने रिसीव किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मू। नानो बात करना चाह रही थी और दूसरी तरफ ज़ारा थी। सलाम करने के बाद उसने फ़ोन नानो को दिया। सलाम अम्मी, कैसी हैं अब आप? तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। तुम कब आ रहे हो वापस, या फिर आप वहीं अपना कारोबार सेट कर लोगे? अपने
भतीजे के साथ उसने टोकते हुए बोला, अरे नहीं नहीं अम्मी, मैं आज वापस आ रहा हूँ। और सोनाली है क्या तुम्हारे पास? जी जी बिल्कुल, लाडला मेरे साथ ही बैठा है, इससे बात करवाओ मेरी। इस्लाम दादो, क्या हाल है? अरे मेरी छोड़ो मेरा बच्चा, तुम मुझे पहले ये बताओ तुम्हें क्या हुआ है, ठीक तो हो ना? मुझे अली चौंक सा गया था, क्योंकि जितना उसे पता था कि दादू उसके हादसे से बेखबर है, फिर भी वो इस तरह का सवाल कर रही थी। एक तरह से तैयब और इस्मा की जानिब देखा और खामोश हो गया। हाँ भाई, तुम्हें ही पूछ रही हूँ। इतने दिन हो गए दादू से मिलने नहीं आए और ना ही फ़ोन करते हो, इतने मसरूफ़ हो गए हो, अब ये बूढ़ी हड्डियाँ ही रह गई हैं। आज भी मैंने ही फ़ोन किया, वरना तुम तो अब तंग ही आ गए हो मुझसे। दादू ने नाराज़गी से बोला। अरे नहीं दादू, कैसी बातें कर रही हैं आप? भला मैं आपके बगैर रह सकता हूँ क्या? इस बार गलती हो गई, आइंदा आपसे बात करने में कभी ताख़ीर नहीं करूँगा। अली ने माजरत कर ली और उन्होंने दुआ दी, खुश रहो। और उसने दुआ सुनते ही फ़ोन रखा। भाभी, मेरे ख्याल से आप मुझे भी हवेली वापस चले जाना चाहिए। अल्लाह के करम से अली अब बिल्कुल ठीक है। तैयब ने अली के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। अरे भाई साहब, कुछ दिन और रुक जाते नहीं भाभी? अब वहाँ का काम काज भी संभाला है, उमैर अकेले हैंडल नहीं कर पाएगा। जानती हूँ आपको वहाँ की बहुत जिम्मेदारियाँ निभानी है, मैं यहाँ रुकने के लिए ज़ोर नहीं पड़ सकती, लेकिन क्या है कि मैं सोच रही थी अली जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता ऑफिस ना जाए, उसकी फ़िक्र आप ना करें। मैंने कुछ भरोसे मन फ्रेंड्स से रब्ता कर लिया है, वो लोग यहाँ का कारोबार देखेंगे और कुछ असिस्टेंट भी रख लिए हैं। ऑफिस बिल्कुल मत जाना तुम, बस घर पर बैठ कर फाइल्स जरूर चेक कर लेना। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद आ जाऊँगा, तुम कुछ दिन आराम करो। उसने अली से मुखातिब होते हुए कहा। देखे ना, इस हादसे के बाद इसकी क्या हालत हो गई, एकदम गुमसुम हो गया है, वरना तो सारा कारोबार घर इसी ने संभाल रखा है। मुझ में इतनी ताकत कहाँ जो ये सब हैंडल कर पाती। मेरा बच्चा। इस्मा ने अली का माथा चूमा और चूमते हुए बोला। तब उसकी आंख में आंसू आ गए थे। इस बात में तो कोई शक नहीं, जिस तरह कम उम्री में उसने अपने बिजनेस और फैक्ट्री को इतनी कामयाबी से खड़ा किया है, वो हिम्मत किसी और में कहाँ। और क्यों ना हो, आखिर इतनी मेहनती खानदान का बेटा है और ऊपर से सबका फरमाबरदार और प्यारा बेटा। सबकी दुआएं जो हैं उसके साथ। तैयब ने उसकी तरफ देखते फ़खरिया अंदाज में उसकी तारीफ़ की। अली सिर्फ उनकी बातें सुन रहा और जवाब में हल्की सी मुस्कान भर लेता, जैसे वो ख्यालों में कहीं और ही बैठा हो। पता नहीं किसकी नज़र लग गई मेरे भाई को। सना ने अली के पास बैठते हुए बोला। बस वो एक बुरा हादसा था जो अली की अपनी बेध्यानी से हुआ, और वरना भाभी, किसी और का हाथ होता अगर किसी और का हाथ होता तो मैं उसे छोड़ता नहीं, लेकिन अब किस्मत में ये चोट खानी थी, और वो भी अपने हाथों। तो हम इस पे क्या कर सकते हैं? तैयब ये कहते हुए अपने रूम की तरफ चल दिया। निशा अब कराची अपने घर आ चुकी थी, लेकिन अब वो पहले वाली बिल्कुल नहीं थी। इधर अली बेसुकूनी और बेचैनी के आलम में था, और उधर निशा हर वक्त परेशान और डरी सहमी से रहती। इस हादसे के बाद जैसे वो मुरझा सी गई थी। ज़्यादा ना बात करती थी और ना कहीं जाती आती। खाना खा लो वरना बीमार हो जाओगी, ज़िंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी है। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, लेकिन कोफ्ते मेरे फेवरेट हैं तो वही ले आया। वैसे तुम्हें क्या पसंद है खाने में? उसके सामने कोफ्ते पड़े थे, लेकिन वो उन्हें देखते ही माजिद में खो गए और उस कैद वाले दिन याद आ गए। जाहिदा बहुत देर से उसे देख रही थी। निशा, कहाँ गुम हो बेटा, खाना ठंडा हो रहा है। वो दोनों खाने की टेबल पर बैठी थी डिनर के लिए, लेकिन निशा जैसे उस शख्स की कैद में बैठी हो। निशा, मैं तुमसे मुखातिब हूँ बेटा। जायदा ने एक बार फिर से बोला। जी मम्मा, बस मन नहीं कर रहा। उसने बड़बड़ाते हुए बोला। क्यों मन नहीं कर रहा? ये तो तुम्हारी फेवरेट डिश है ना, तुमने तो फिर क्यों बिल्कुल खाना कम किया हुआ है, और आप कोफ्ते को हाथ नहीं लगा रही? पहले तो मेरी प्लेट्स भी उठाकर खा जाया करती थी, अब मन नहीं। ज़्यादा ने ताज्जुब भरी निगाह से उसकी तरफ देखा। आप खा लें मम्मा, मुझे भूख नहीं है अभी। वो बोलती हुई झट से उठी और अपने कमरे की तरफ चली गई। क्या बात है निशा, तुम अचानक इतना बदल क्यों गई हो? मुझे लगा था तुम शायद इमरा और बाकी फ्रेंड्स को मिस कर रही हो, तभी उदास रहती हो, लेकिन बेटा अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं, तुम्हारा चेहरा दिन ब दिन मुरझाता जा रहा है। क्यों अचानक से पढ़ाई कैंसिल करके यहाँ आ गई? तो वजह ज़रूर होगी ना। तुम अपनी मामा से कुछ छुपा रही हो क्या? परेशानी है तो तुम मुझसे शेयर करो ना बेटा, मैं तुम्हारे मामा साथ साथ दोस्त भी तो हूँ ना। वो बेड पे लेटे तकिए में मुँह छुपाए रो रही थी, और शायद उसके करीब बैठी फिक्रमंदाना अंदाज में उसे मुखातिब थी। तभी वो उठी और मम्मा के गले लगकर रोने लगी। चुप हो जा बेटा ज़ायदा, उसका माथा चूमते उसे चुप करवा रही थी, और साथ ही एक फिक्र में मुब्तला होती जा रही थी कि कहीं उसकी बेटी के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई।
निशा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बेटा सच बताओ, क्या हुआ है? कहीं तुम्हारे साथ किसी ने? रज़ादा ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था और खुद को मुश्किल से थामे हुए थी। एक खौफ उसके चेहरे से खूब जाहिर था। उसे जिस बात का अंदेशा था वो नहीं चाहती थी कि निशा उसकी बात की तईद करे। मम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खामा में टेंशन ले रही हैं। उसने अपनी मम्मा के दोनों हाथों को चूमते हुए बोला। तो फिर उस सब की वजह क्या है? क्यों आ गई तुम यहाँ? कोई वजह नहीं मम्मा, मैंने बोला ना, बस आपके बिना मन नहीं लगता वहाँ। उसने नज़रें चुराते हुए बोला। ये तो बिल्कुल बचकाना हरकत है। अब तुम बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो। मैं तो तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर खुश हुआ करती थी कि अपने पापा की तरह एक काबिल और कामयाब बनकर दिखाओगी, लेकिन तुम तो जैसे मेरे लिए फिर से वही छोटी वाली निशा बन गई जो स्कूल जाते वक्त नखरे करती थी। कुछ ही दिन की तो बात है, अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, फिर तुम यहाँ आ जाना हमेशा के लिए। आप ये रोना धोना छोड़ो और तैयारी कर लो, कल ही तुम इस्लामाबाद जा रही हो। उसने सख्ती से ऑर्डर देते हुए बोला और कमरे से बाहर चली गई। वो वहीं बैठी खामोशी से सुनती रही, कुछ बोल ना पाई। पूरी रात उसने बेसुकूनी में गुजार दी और वही सोचती रही कि कैसे अपनी मम्मा को अपने साथ हुए वाक़े को बयान करे। एक लम्हे को अगर वो सारी बात बता भी दे और अपना बोझ हल्का कर भी दे, लेकिन ये रिस्क वो उठा नहीं सकती थी क्योंकि ज़ायदा बीपी की पेशेंट थी। इस तरह शौक उसके लिए अच्छा नहीं था। सुबह को वो नाश्ते की टेबल पर बैठी निमरा को फ़ोन पे अपनी परेशानी बता रही थी। अगर वो लड़का मर गया होगा तो उसके घर वाले मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, और अगर वो ज़िंदा होगा तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अगर वो वाकई तुमसे सच्ची मोहब्बत करता होगा तो तुम्हारे खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाएगा, लेकिन अगर उसने रिपोर्ट लिखवाई भी तो तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा, क्योंकि मुझे वहाँ ना पाकर पुलिस तुम्हें तंग करेगी या फिर वो लड़का तुम्हें। निशा ने फिर किसी परेशानी की तरफ इशारा किया। निशा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम क्यों इतने बुरे ख्यालात अपने मन में लाती रहती हो? निम्रा ने हौफके से बोला। वैसे असल बात तो तुम्हें बतानी भूल गई, मैंने जो कनाडा में फॉर्म फिल किया था याद है ना, उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई है। निम्रा ने खुशी भरे अंदाज में बताया। और वो सच में, ये तो बहुत खुशी की बात है। वाह, खुदा तुम्हें तरक्की दे। बात करते दौरान उसने चाय ख़त्म कर ली थी और अब उठकर बाहर की तरफ चलते हुए मज़ीद बातें करती जा रही है। मेरे सपने शायद ही अब पूरे हो पाए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ऑल द बेस्ट। उसके लफ्ज़ों में जहाँ निम्रा के लिए खुशी थी, वहीं अपने लिए चेहरे पे एक उदासी छाई हुई थी। अरे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वैसे मैं तो जा रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ आ जाओ और इस बार तुम आंटी के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, फिर तो कोई मसला नहीं होगा तुम्हें, और तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकती हो। निम्रा ने चाय का घूंट लेते हुए बोला। नहीं निम्रा, मैं अब वहाँ नहीं आना चाहती। मैं जानती हूँ मम्मा मेरे लिए बहुत ही हिम्मत और मजबूत ढाल है, लेकिन ये मर्दों का माशरा है, यहाँ औरत अकेले में महफूज नहीं है। भले ही दौलत ऐशो इशरत सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। काश पापा ज़िंदा होते आज, या फिर मेरा कोई भाई होता जिसका हाथ मेरे सर पे होता और मैं कभी यूँ डर छुप के घर ना बैठ जाती। उसके अल्फाज के साथ साथ आंसू भी जारी हो गए थे, लेकिन अचानक उसकी आंखों से आंसू अल्फाज जैसे रुक से गए हों। जब उसने सामने अपनी मम्मा को पाया जो उसे घूर कर देख रही थी, उसने फ़ोन बंद कर दिया। देखिए सिंपल सी बात है, आप मुझे पसंद नहीं है, प्लीज़ मेरा तमाशा ना बनाए, उसने रास्ते से जाते हुए बोला। लेकिन मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। क्यों? उसने एकदम से रुक कर उसकी तरफ घूरते हुए बोला। मैं नहीं जानता, लेकिन कसम से आपको देखकर ही आप पर प्यार आ गया है, पहली नज़र वाला प्यार। शायद ये आपको फिल्मी अंदाज लग रहा हो, लेकिन मेरा यकीन करो, मुझे आपसे शदीद मोहब्बत है। या खुदा, किस मुसीबत, कैसी मुसीबत है? जान छोड़ो मेरी। देखो तुम जिस टाइप के लड़के हो अंदाज़ा हो रहा है मुझे, लेकिन मैं आपके टाइप की नहीं हूँ। जाके किसी और को फंसाओ और मेरा टाइम ज़ाया ना करो। उसने यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हुए बोला और अंदर चली गई। वो पास नीचे बेहाल किसी पागल मजनू की तरह सर झुकाए बैठा था। ऑफिस की फाइल्स टेबल पर रखी हुई थी जिनको सुबह उसने हाथ ना लगाया था। उसका लैपटॉप मोबाइल दूर पड़े थे, कमरे की लाइट्स बंद थी, जैसे वहाँ होते हुए भी नहीं था। मोबाइल की रिंग बहुत दूर से बज रही थी, लेकिन वो बगैर हिले वहीं बैठा उस लड़की को याद किया जा रहा था। अली बेटा, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे चाचू का? वो बोलते हुए कमरे में दाखिल हुई, लेकिन अंधेरा पाकर कुछ खामोश हो गई और वहीं रुककर बल्ब का बटन दबाया। रोशनी के होते एकदम वो चौंक सी गई और वहीं खड़ी कुछ सेकंड के लिए अली को घूरती। ये सब क्या किया है अली? तुम नीचे क्या कर रहे हो? आप वो उसके करीब आकर खड़ी हुई। जी कुछ नहीं, वो वहाँ से उठकर बेड पे बैठ गया जैसे किसी नशे की हालत में हो। हालांकि उसने कोई नशा नहीं किया था, लेकिन मोहब्बत का नशा ज़रूर उस पर तारी था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि अली की ये हालत उसने पहले कभी नहीं देखी थी। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ मैं ठीक हूँ। अली, क्या छुपा रहे हो मुझसे? क्यों हर वक्त जुड़े हुए रहते हो? आखिर बात क्या है? कोई बात नहीं मम्मा, आप बिला वजह परेशान ना हुआ करें। और हाँ, चाचू से कल बात कर लूँगा, अभी नींद आ रही है।
उसने लेटते हुए बोला, तुम भले ही ना बताओ लेकिन मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकती। वो उसे देखती मन ही मन में किसी सोच में मुब्तला होती जा रही थी। अब इसमा की परेशानी और भी बढ़ती जा रही थी। अब मैं क्या करूँ, कैसे मालूम करूँ तुम्हारी परेशानी। इस वक्त उसे कोई सूझा तो वो हमाद था जो कि अली का बहुत करीबी दोस्त था। लीजिए नानो ये शाम की ठंडी ठंडी हवा और मेरे हाथ के बने गरम गरम समोसे। ज़ारा ने समोसे की प्लेट रखते हुए बोला। नानो कुछ देर बाहर हवा लेने के लिए बैठी थी। ज़ारा को वहाँ जाते देख उमैर भी बैठ गया था। वैसे दादो शादी के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? उमैर ने समोसा उठाते हुए पूछा। भाई जब लड़का लड़की जवान हो जाए तो शादी कर लेनी चाहिए। पढ़ाई के चक्करों में पढ़ेंगे तो भाई उम्र निकल जाती है। अभी जो तुम्हारे और अली की उम्र है मेरे ख्याल से शादी हो जानी चाहिए तुम लोगों की। हाय दादो मन की बात बोल दी, कर दो शादी, मैंने मना कब किया है। उसने दादू का हाथ पकड़ कर बोला। अच्छा हाँ हाँ कर देंगे लेकिन उसके लिए कोई लड़की है जहन में या फिर ऐसे ही हवा में उड़ रहे हो? दादू ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोला। क्या बात ही भाई आज खुश लग रहे हो। वो सब तैयब अपनी कुर्सी पर बैठते हुए ज़ारा ने ज़ारा ने प्लेट आगे की और अब उसने भी समोसा उठा लिया था। बस बेटा हम बूढ़े हो चुके हैं और बच्चे जवान हो गए हैं, उनकी शादी के दिन आ चुके हैं। जी अम्मी आप सही कह रही हैं, माशाल्लाह बच्चे जवान हो गए हैं और अपने पैरों पे भी खड़े हो गए हैं। तैयब ने उमैर की पीठ थपथपाते हुए बोला। वैसे लड़की है नज़र में तो बता दो या फिर ये जिम्मेदारी हमको दे रहे हो? तैयब ने अम्मी की तरफ देखते हुए पूछा। लड़की मेरी नज़र में ही पापा उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लोग तैयारी पकड़ो। ज़ारा वहीं खड़े मुस्कुराई जा रही थी। ऐसे कैसे भाई, तैयारी पकड़ ले, पहले ही तुम लोग अपना हर फैसला करने में खुद मुख्तार हो। लेकिन तुम जानते हो खानदान में कोई बात हो बड़ों की राय को अव्वल तरजीह दी जाती है। कोई भी फैसला करने से पहले ये बात जहन में ज़रूर रखना। तैयब उसकी तरफ देखकर मुखातिब था और उमैर सर झुकाए पूरी बात सुनता रहा। तैयब की बात खत्म होती उमैर ने बोलना शुरू किया। जी पापा मैं जानता हूँ जिस फैसले में बड़ों की मर्जी या फिर खुशी शामिल ना हो वो खुशी शायद ज़्यादा पायदार नहीं होती। मैं आप सबके दिल से इज़्ज़त करता हूँ और मेरी पसंद आप लोगों की मर्ज़ी के बिल्कुल भी ख़िलाफ़ नहीं है। इतना भी मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को नाराज़ नहीं करूँगा। उमैर ने दादू का हाथ चूमते हुए पापा की तरफ देखा। तैयब के चेहरे पर इत्मीनान था। हाँ मैं जानता हूँ हमारे बच्चे चाहे कितने ही बड़े हो जाएं लेकिन अपने खानदान की हैसियत और हद कभी पार नहीं करेंगे। तैयब ने अम्मी की तरफ देखा जो किसी सोच में थी। अरे अम्मी अब आपकी सोच में गुम हो गई हैं। मैं फ़ातिमा के बारे में सोच रही हूँ, वो भी तो अब जवान हो गई है ना, न जाने अपने ख़ानदान का मान किस तरह रख रही होगी, उसने कैसी परवरिश पाई होगी, वो हम सब के बारे में क्या जानती होगी। अम्मी की आंखों में अब आंसू आ गए थे। सब लोग उसकी तरफ खुश खामोशी से देख रहे थे। तैयब मैं जानती हूँ बेटा तुम लोग मेरी बात कभी नहीं टालते, मेरी हर होशियार ख्वाहिश का ख्याल रखते हो। ऐसी औलाद नसीबों वालों को मिलती है। क्या तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर नहीं करोगे? मुझे मेरी फातिमा से नहीं मिला सकते? पता नहीं अब मैं और कितने दिन जिंदा रहूँ लेकिन मैं मरने से पहले अपनी पोती को देखना चाहती हूँ। उसे वो सारा प्यार और अपनापन देना चाहती हूँ जो बाकी बच्चों को मिला ही दो। अब मेरे सहर की निशानी ही मेरे खानदान का खून है, उसे मेरे पास ला दो। तैयब अम्मी अब ज़ोर ज़ोर से रोती हुई अब गिड़गिड़ा रही थी, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। अम्मी आप क्या कर रही हैं? संभालें अपने आप को, चलें जल्दी से अंदर चलें, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसे अब खांसी होने लग गई थी और और सांस तेज़ी से बढ़ने लगी थी। तैयब और ज़ारा उसे कमरे में ले गए और मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया। नफीसा बेगम कराची की मुकीम थी। बहुत सारी दौलत और शान शौकत वर्षे में मिली थी। 3 बेटे और 1 बेटी थी। सबसे बड़ा बेटा हसन, उसके बाद तैयब और सारा। हसन और सारा अब ज़िंदा नहीं है। हसन का एक बेटा अली जो पढ़ाई के बाद बिजनेस वाला है और एक बेटी सना जो कॉलेज में पढ़ती है। तैयब के 2 बेटे उमैर और समीर। उमैर ने पापा के साथ बिजनेस का काम शुरू किया और समीर अभी पढ़ रहा है। सारा हैदराबाद में रहती है। जैसे एक बेटी है ज़ारा जो जो कि अपनी पढ़ाई के लिए अक्सर नानों के पास रहने आ जाती है और नानों की तबीयत अक्सर ख़राब होने की वजह से ज़ारा ने जैसे इसी घर को अपनी रहाइश बना लिया हो। सार की एक बेटी थी फ़ातिमा। ख़ानदान में हुई गलत फहमियाँ या कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे जिस वजह से सहर की बीवी घर छोड़कर चली गई थी। अब जो जो अब ख़ानदान वालों के साथ नहीं रहती थी वो कहाँ है और किस हाल में है ये किसी को इल्म नहीं था। ज़्यादा खामोश अपने कमरे में बैठ गई थी। निशा भी उदास थी। निशा उस परेशानी में थी कि न जाने मम्मा कौन कौन सी बातें सुन ली थी। आखिर हिम्मत करके वो अपने मम्मा के रूम तक गई। मम्मा आपको पता है निमरा कनाडा जा रही है। निशा ने कमरे में दाखिल होकर बड़ी आराम से बात करना शुरू की। ज़ायदा जो कि इस वक्त परेशानी में डूबी हुई बेड पे तकिए से टेक लगाए बैठी थी। हाँ अच्छी बात है, हर कोई आगे की सोचता है अपना मकसद हासिल करते हुए।
ज़्यादा के चेहरे से की ज़ाहिर थी, नाराज़ हैं क्या आप मुझसे, ऐसे क्यों बात कर रही हैं? कभी कभी हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। बाजार चाहे सब ठीक ही क्यों ना हो नज़र आता हो, कब हालात बिगड़ जाते हैं पता नहीं चलता। आप बिल्कुल अहमक हूँ, ना जाने क्या क्या उम्मीदें पाल लेती हूँ। मुझे तो लगा मैं अपनी बेटी को हर सुख दुनिया जहान की खुशियाँ उसकी झोली में रख दूँगी, उसे इतना प्यार दूँगी, उसे कभी किसी चीज़ की कमी ना महसूस होने दूँगी, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। मैं बेबस हूँ आज। अब जाहिदा कलेजा उदास था। मम्मा आप मेरी बेस्ट मम्मा हैं, आप जैसी माँ तो खुदा सबको दे। मैंने जितना कुछ पाया ही, जितना कुछ सीखा सब आपसे। आप ही तो मेरी कुल कायनात है। यकीन माने मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। आज आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन मैं चाह कर भी तुम्हारे पापा की कमी को पूरा नहीं कर पाई। लेकिन आज अचानक तुम कैसे इस एहसास कमतरी में मुबतला हो गई? क्यों तुम निमरा से ऐसा क्यों बोल रही थी? क्या तुम्हारी तालीम छोड़ने के पीछे वो ये वजह है कि तुम एक अकेली लड़की हो? ज़्यादा मुसलसल बोले जा रही थी और वो खामोश सुन रही थी। क्या कोई तंग करता है तुम्हें यूनिवर्सिटी जाते हुए? मम्मा मेरी फ्रेंड के साथ एक वाक़या हुआ था, उससे किसी लड़के ने अगवा कर लिया था। कौन सी दोस्त? और आप ठीक तो है ना? क्या हुआ फिर उसका? शहजादे ने उसकी बात काटते हुए चौंकते हुए पूछा। वही वो वहीं पे रहती है। आप नहीं मिली उससे? और हाँ, वो अब बिल्कुल ठीक है। बस उसके साथ ऐसा सब होने के बाद मेरा दिल बहुत घबरा गया, क्योंकि मैं भी वहाँ अकेली थी और तभी पापा की कमी महसूस होने लगी। निशा ने अपनी मामा को कुछ बात तो बता दी थी, लेकिन उसने अपनी दोस्त का नाम ले लिया। ये मर्द ऐसे क्यों होते हैं मम्मा? क्यों हम उनकी वजह से कहीं अकेले जा नहीं सकते, कहीं अपनी मर्जी चला नहीं सकते? उसने अपनी माँ की तरफ देखकर शिकायत भरे लहजे में कहा। हर किसी की अपनी जहनीत होती है, और कभी कभी किसी के साथ हुए वाक़ये को अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है जो उसके साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। उस लड़की की भी कोई गलती हो। अगर हमारी अपनी तरबियत अच्छी हो तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और बेटा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम मेरी बाकरदार बच्ची हो, तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात तुम्हारे अकेले खौफज़दा होने की, तो मैं तुम्हारे साथ सिक्योरिटी गार्ड मुकर्रर करवा दूँगी। वो हर पल तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारा पहरा देंगे। एक गैर मर्द से तहफ़्फ़ुज़ की क्या उम्मीद की जा सकती है? उसका क्या भरोसा? मामा वो तो एक मर्द ही है ना? उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला। और मामा मेरी दोस्त की कोई गलती नहीं थी, ये सारी गलती उस लड़के की थी। उसने ज़बरदस्ती करनी चाही थी। बात करते आप उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन मैं आप इस सदमे से निकलने में नाकाम हो चुकी हूँ मम्मा। मेरे सारे जज्बात, मेरी ख्वाहिश, कुछ करने की क़ुव्वत आप सब कहीं दफन हो चुके हैं। आप प्लीज़ मुझसे दोबारा वहाँ जाने की बात मत करना। निशा रोते हुए उसकी गोद में लेट गई और ज़्यादा किसी अफसोस में डूब गई थी। उसने नहीं सोचा था कि वक्त किसी इस मोड़ पे इस हालत से भी गुजरना पड़ेगा। सब कुछ होते हुए भी उसे अपने हाथ खाली नजर आने लगे। दौलत, पैसा, नौकर चाकर होने के बावजूद भी उसकी बेटी खुद को गैर महफूज समझती, और ये अकेलेपन का एहसास ज़्यादा को भी बहुत शिद्दत से महसूस होने लगा था।